दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इटावा की घटना को लेकर कि इटावा की जो घटना हुई है, कथावाचक के साथ में जो घटना हुआ, तो उस घटना पे लेकर यहाँ आज हमारे साथ में अलग अलग समाज से लोग हैं। मौर्य समाज से कमलेश भाई हैं और ब्राह्मण समाज से और एक वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा जी हैं और गुप्ता समाज से अभिमन्यु भाई हैं जो एक NGO चलाते हैं। तो हम आज राय लेंगे कि आखिरकार जो इटावा की घटना है, इटावा की घटना पे एक ज़्यादा समाज के कथावाचक के साथ में दुर्व्यवहार होता है, मारपीट किया जाता है, उसकी चोटी काट दी जाती है, उससे नाक रगड़वाया जाता है, यहाँ तक कि नहीं हुआ एक महिला का मूत्र छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है। तो इस पर हम लोगों से राय लेंगे और किस प्रकार से दो समुदायों का जो टकरार है उससे बचाया जाए, उस पर लोगों से बात करेंगे कि आपस में भाईचारा बना रहे। तो हमारे साथ में सर्वप्रथम मैं एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय मिश्रा जी, उनकी राय लेना चाहेंगे। आपका हमारे मंच में भारी स्वागत है। जो यूपी का घटना है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये घटना जो है हमारे समस्या को राजनीति की एक समस्या चल रही है, और ये घटना बताई है क्यों कि अगर आप कथावाचक को बुलाते हैं तो पहले आप उसकी जाति नहीं पूछते हैं, वो किस जाति का है। कथावाचक है तो वाचक है, और ऐसे कथावाचक तमाम हैं जो ब्राह्मण नहीं, वही एक नहीं। देश में आसाराम बापू हो, रानी बापू हो, तमाम ऐसे तमाम मतलब प्रभु जाओगे आप, तमाम आपको ऐसे कथावाचक मिलेंगे तो ब्राह्मण नहीं। लेकिन जो बर्ताव किया गया वो उस पर आपको क्या है? बर्ताव जिसने किया, जो भी किया वो गलत किया है। लोग इसकी मानसिकता गलत है या राजनीतिक लोग में आकर क्यों ऐसा कर रहा है। जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे कहानी को बिल्कुल एकदम गलत हुई है, सर्वे सर्वा गलत हुआ। आपको क्या लगता है, राजनीति हो रहा है क्या? देखो, जो घटना इटावा की हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। ये घटना भारत में या यूपी में शोभा नहीं देती, कहीं नहीं शोभा देती। ये घटना की जितनी ही कड़ी निंदा की जाए, मैं तो कहता हूँ अगर यूपी सरकार कैपेबल है, अपनी क्षमता दिखाती है, दोबारा ऐसा मतलब न्याय कीजिए तो दोबारा ऐसी घटना घटे ही नहीं, क्योंकि ये घटना भारत में शोभा नहीं देती। आप 2025 में भारत कहते हैं अगुवाई करने जा रहा है, 2025 में शिक्षा का जहाँ स्तर हो वहाँ ऐसी बातें जो है जो निकल के आई कि वो कथावाचक जात छुपा रहा। यार ये कैसे हो सकता है वो जात छुपा रहा? 3 दिन से 4 दिन से जो है वो कथावाचक जो है वहाँ कथा कर रहा था, फिर उसके बाद कहते हैं जात छुपा रहा था। अच्छा, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा था, जिसके संजोग कथा कहानी भी हो रहा है, जितने खुलासे हो रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है? ये प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर औरत को छेड़ रहा था, मतलब हमारी जो वो औरत है जो बता रही हैं कि वो हमें छेड़ रहा था खाने के बहाने, मैं ये कहता हूँ अगर वो खाने के बहाने छेड़ रहा था तो संविधान है ना, आप थाने में FIR कर दे। आप इस पर क्या है जो महिला आरोप लगा रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर वो छेड़ रहा था तो 1 दिन 2 दिन नहीं छेड़ा, 8 दिन से वहाँ हो रहा था। ऐसी बात उन्होंने बोला कि 8 दिन से वो छेड़खानी कर रहा, तो अगर छेड़खानी कर रहा था और आपको छेड़खानी पसंद नहीं था तो आपको पहले ही प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए संविधान और उसके ऊपर कायदे से परिहार आपको करना चाहिए था। और ये कि आप एक जजमेंट आप अपने हाथ में ले लो, ये उचित नहीं है। संविधान है किस लिए? गुप्ता जी आपकी क्या राय है? ये जो इटावा में जो अभी ये घटना हुई, तो इसका तो मैं बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक इसमें क्या है कि जो भी जिसके पास ज्ञान है, चाहे कोई भी जात का हो, वो कथा कर सकता है। बाकी ये जो उसके पक्ष से जो उनका छोटी बाल काटा गया, ये बहुत निंदनीय, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे अभी बहुत सारे कुछ अभी सुनाई दे रहा है कि ऐसे छेड़खानी ऐसा जो भी हुआ, तो इसका जो अभी मिश्रा जी ने सबने बताया कि ये इसके लिए संविधान है, इसके लिए प्रशासन है, वहाँ जाना चाहिए। बाकी अब इसको जो है कि एक राजनीतिक एक टोल दे दिया गया, मुद्दा दे दिया गया है। तो ये जो है कि आपस में लोगों को समझ करके इसको जो है कि मिलजुल करके काम करना चाहिए, चलना चाहिए। और ये जो दो
जातियों में, इसको जातियों में बांट करके इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। और ये ऐसे अगर मुद्दे चलते रहेंगे, ऐसा दोनों पार्टी जो है लड़ा करके ऐसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये आगे चल करके जो है कि बहुत जो है कि बहुत गंभीर परिस्थिति हो सकती है। इसके लिए अच्छा है कि दोनों पक्ष को जो है कि बातचीत करके इसको सुलझाया जाए, आपस में जो है कि देश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो इससे अभी एक समुदाय को, कथावाचक को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता बुला के सम्मान दिए, तो सम्मान देना क्या गलत बात है? नहीं, सम्मान तो किसी को भी देना गलत बात नहीं है। अगर कथावाचक को बुला के सम्मान कर दिए तो गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है भाई। अगर वो उनकी नज़र में वो सम्मान करने के योग्य है तब उन्होंने सम्मान किया है। अगर हम जानेंगे कि आप हमारे सामने सम्मानित व्यक्ति हैं तो ही मैं सम्मान करूँगा और सम्मान दूँगा। अगर आप हमारी नज़र में सम्मानित नहीं है तो मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। वो अखिलेश यादव नहीं, भारत का कोई भी व्यक्ति हो जो सम्मानित होगा, सम्मान देने के योग्य होगा, जिसकी नज़र में वो उसको सम्मान देगा। चोर अगर जाते हैं तो अपने ही मंडली वाले चोर का, सबसे बड़ा चोर जो रहता है उसका सम्मान करते हैं। जो लोग कहते हैं हिंदू, ये हिंदू बटोगे तो कटोगे, क्या आपको लगता है कि हिंदू में कितनी जातियां, सभी हिंदू आते हैं, कुछ लोग ही हिंदू आते हैं? भाई ये तो देखो बहुत विवादित भाषा है, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे बाबर से, अकबर से, सिकंदर से, जितने भी मुगल साम्राज्य वाले भी आए थे, तो क्या आज हिंदू नहीं रह गए धरती पे? रह कहाँ से गए? अगर वो लोग जबरदस्ती सबको मुसलमान ही बना दिए थे तो हिंदू बचे कैसे? आज भी आपके सामने हिंदू है ना, आप ये कैसे बोलते हो कि उन लोगों ने जबरदस्ती मुस्लिम बनाया? अगर वो मुस्लिम ही बना दिए थे तो आज हमारे देश में हिंदू रह कैसे गए हैं? और बड़ी मात्रा में, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है। जबकि ये बताया जाता है इंदिरा गांधी ने नसबंदी का जो लेकर के आया कार्यक्रम और नसबंदी करना शुरू किया, उससे इमरजेंसी तक की हालत पैदा हो गई हमारे देश में। लोग इमरजेंसी में बहुत दिनों तक अंदर भी थे, लेकिन फिर भी आज हिंदुओं की, सनातन की आबादी आज भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? अगर लोग जबरदस्ती बनाए ही गए थे, क्रिश्चियन बनाए गए, बौद्ध बनाए गए और मुस्लिम बनाए गए, फिर भी आज हिंदुओं की आबादी इतनी है क्यों? कहाँ से है? कैसे बची है? जो बौद्ध बनता है वो अपनी मर्जी से बनता है, जो क्रिश्चियन बनता है वो अपनी मर्जी से बनता है, जो मुस्लिम बनता है वो भी अपनी मर्जी से बनता है। हम किसी के ऊपर दबाव नहीं दे सकते हैं कि नहीं आप हिंदू ही रहो, हम ऐसा दबाव नहीं दे सकते। हाँ, उसको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक अलग की बात है। अगर वो हमारा आदमी है तो हम उसको बैठा करके समझा बता सकते हैं। लेकिन अब उसके दिमाग पे क्या है, क्यों है, कैसे है कि वो मुसलमान बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, बौद्ध बनना चाहता है, सिख बनना चाहता है, वो तमाम धर्म है और तमाम लोग परिवर्तित हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक अभी कल मैंने एक इंटरव्यू सुना पीठाधीश सर्वानंद महाराज जी का। उन्होंने बोला कि अगर व्यास पीठ पे कथा कहने का, सार्वजनिक कथा कहने का अगर अधिकार है तो सिर्फ ब्राह्मण को, दूसरा कोई नहीं कह सकता। उनकी बात से आप सहमत हैं? तो इससे पहले के जितने कथाकार हैं, पहले आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करके उनको खत्म करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, तो तमाम ऐसे कथाकार पहले से पड़े हुए हैं, आज से नहीं सदियों से। आप उनको खत्म करके बताओ ना, आपने वो चीज़ नहीं खत्म किया। आप डायरेक्ट, ठीक है, अब वहाँ पे क्या वारदात बनी है मैं जजमेंट नहीं दे सकता, मैं कहानी की सच्चाई नहीं जानता। अगर औरत के साथ कथाकार छेड़खानी कर रहा था तो उस औरत का कर्तव्य था कि वो जाकर के पुलिस की सहायता से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, पुलिस के यहाँ फरियाद लिखावे, पुलिस आकर के उसकी जांच करे, तपास करे और कायदेसर संविधान के अनुसार जो है न्यायालय में उसका जो है न्याय मिलेगा। संविधान इसके लिए बना हुआ है, देश की रक्षा के लिए ही संविधान बना है। ये नहीं कि तुम अपने मन का विरह गाओ, वो अपने मन का विरह गाओ, इसके लिए संविधान नहीं बना है। संविधान सबके लिए बना है और एक समान सबको देखता है और न्याय देता है, तो संविधान की इज्जत सबको करनी चाहिए। लेकिन मुफ्ती सर्वानंद महाराज, अभी कल का मैं आपको इंटरव्यू बता रहा हूँ, उन्होंने कहा हम संविधान को नहीं मानते, संविधान विभाजित करता है।
क्या आपको लगता है संविधान सबको विभाजित करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्तेश्वरानंद जी को तो फिर इसके लिए चाहिए था, जब संविधान बन रहा था उसी समय उसको नष्ट कर दिए होते। कौन सा संविधान लेकर, या वो उनको बोलो कि वो खुद अपना संविधान बना करके रख दे। वो बोलते हैं हमारा समाज मनुवादी, देखो, मनुस्मृति जब थी तब थी, और जब चल रहा था तब चल रहा था। मनुस्मृति को सही ढंग से अब मुक्तेश्वरानंद जी समझे हैं कि नहीं समझे हैं, हमारे देश के लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मनुस्मृति बहुत अच्छी चीज़ है और बिल्कुल एकदम संविधान से मिली हुई है। आप उसका एक एक पॉइंट, एक एक अर्थ अगर देखने जाओगे मनुस्मृति का, तो आपको मिलेगा कि वो संविधान से मिलता जुलता है, कहीं अलग नहीं है। उसमें कहीं ऐसी नहीं है कि प्राथमिकता किसी ब्राह्मण को ही दी गई है, क्षत्रिय को ही दी गई है, ऐसा कहीं है ही नहीं। जो जिस योग्य है उसको वहाँ प्राथमिकता दिया गया है। रविदास जी अगर मनुस्मृति रोक सकता था तो क्यों नहीं रोक लिया रविदास जी को? ब्रह्म की उपासना किए, प्राप्त किए ब्रह्म को, और उनकी तमाम कहानियाँ फैली हुई हैं देश में, लोग बताते हैं। वो एक आवाज़ पर गंगा से जो है ऐसा कंगन मांग लिए कि वो कंगन राजा खोदते खोदते थक गए, नहीं मिल रहा था। तमाम सारी ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो आप किसको मानते हैं, संविधान को? नहीं, आज के डेट में संविधान चल रहा है, संविधान मानेंगे। आप किसको मानते हैं? पहली बात तो संविधान जो है सबका सम्मान अधिकार देता है, और संविधान से ही इस देश में जो है न्याय और अधिकार मिल रहा है। और संविधान का विरोध अगर कोई कर रहा है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान के ही दायरे में सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको घर लिखाना है तो भी आपको संविधान से जाना है, रजिस्ट्री करना है, लोगो है, भारत का संविधान है, सब चीज़ संविधानिक दायरे में हो रही है। तो मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ भैया। मनुस्मृति में है क्या? मनुस्मृति में भैया ने बताया कि जो है कि उसमें भी संविधान से मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है। भैया शायद पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, वो भैया बता सकते हैं। लेकिन मनुस्मृति में ऊंच नीच, भेदभाव, अछूत, ये सब सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। फलाने ई करी, फलाने ई करी, ढमाके ई करी, क्यों करेंगे भाई? मेरे कहने का मतलब है, आज जो है 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, कि आज ये स्कूल का जो टीचर हरिजन जाति से है, जो हरिजन जाति से, क्या वो गुरुजी नहीं है? वो भी गुरुजी, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है। शिक्षा जो देता है वो विद्वान होता है। विद्वान कौन होता है? वो पंडित होता है। विद्वान और पंडित की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए मैं मनुस्मृति को नहीं मानता। दोनों समुदाय के झगड़े को आपस में भाईचारा बनाए रहे, इसलिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको कायदेसर पुलिस के हस्तक्षेप दे दिया जाए और कोर्ट में जाकर के इसका न्यायालय से दोनों व्यक्ति को न्याय दिया जाए। आपसी तकरार बंद कर दिया जाए, आपस में मिलना झगड़ना सबसे बुरी बात है। आप हमेशा पीछे जाओगे। विनाश का कारण मात्र यही है, आपसी तकरार ही विनाश का कारण है। आज कोई एक व्यक्ति वहाँ से उस समाज से मारा जा रहा है, कल कोई एक व्यक्ति उस समाज से मारा जाएगा, और सो कोई उस समाज से मारा जाएगा, न सो ये आज भी फिर चलता रह जाएगा। जो जहाँ जो मिल जाएगा कभी वहाँ को मारा जाएगा। तो इसमें उनका दोष क्या है? जो मारे गए सत्य, तो उनका कोई दोष ही नहीं है। ये तो जो मारे जा रहे हैं वो संविधान के तकरार में मारे जा रहे हैं, बाकी उनका कोई दोष नहीं है। दोषी व्यक्ति जो है वो तो आराम से अपने यहाँ बैठा है और कांड करके और देश में आग लगा दिया, जल रहा है देश। देखिएगा, हमारे साथ में अभी यहाँ पे सूरत भूमि के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा जी थे, कमलेश मौर्य जी थे मौर्य समाज से, और गुप्ता समाज से मनु भाई थे। उन्होंने बखूबी बताया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, तो आपस का जो भाईचारा है इसे बना के रखना पड़ेगा। जाति भेदभाव को भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही देश का विस्तार आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा और हम दूसरे देशों की तुलना तो कर सकते हैं। लेकिन जो ये सोच हो रही है, जो इटावा का घटना हुआ, इस सोच की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही अलग अलग राय हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।